सभी को नमस्ते, जय श्री राम। मैं आशीष। आज फिर मैं रविंद्र जी के चैनल पर हूँ, लेकिन इस सेशन को शुरू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मेरे मन में थे बंगाल रेप केस को लेकर, जो इतना देखा गया कि जो दिल्ली में रेप केस हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा रेप केस है और ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। रविंद्र जी, धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। सर, जो सबसे पहला सवाल है कि आज जो कोर्ट में हुआ हम उस पे आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने आज एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को और उन्होंने कहा है कि ये सारे केसेस देश में बढ़ रहे हैं, मोदी जी इस पर लगाम लगाइए और ऐसे केसेस में 15 दिन के भीतर न्याय होना चाहिए। तो इस पे ये ऐसा क्यों किया गया? नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। आपने पूछा है कि ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसका क्या मतलब है? देखिए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी, जब उनके सर से पानी गुजर गया है, उनसे खुद कोई राज्य की कानून व्यवस्था काबू में नहीं आ रही है, तब वो इस तरह की बात कर रही है। उन्होंने अभी तक सुंदर खाली से लेके जितने भी बलात्कार के आरोप हुए, किसी से ये कहा कि कहीं प्रेम का मामला तो नहीं था, कहीं पहले से ही कहीं और कुछ उसका चक्कर तो नहीं था, इसका डीएनए करा, ये सारी वाहियात बातें एक महिला होने के नाते उन्होंने की जो उनसे अपेक्षित नहीं थी। और प्रधानमंत्री को जहाँ तक चिट्ठी लिखने का सवाल है, तो वो अपनी बला दूसरे के सर टालने वाली स्थिति वाली है। खुद से कुछ नहीं हो रहा है, वो प्रधानमंत्री को लिख रही कि 15 दिन में करें। आज 14 दिन हो गए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। सारे सबूत मिटा दिए इन 14 दिनों में। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि जो पुलिस कमिश्नर है, फिर गोयल जो है, गोयल साहब को आज तक उनके पद से नहीं हटाया गया है। जबकि सबसे पहला काम ये था कि जो पुलिस कमिश्नर था उसको उसके पद से हटा के किसी नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होती है और वो उसकी सघन जांच करता मामले की। ऐसा कुछ हुआ नहीं और ममता जी ने अब सिर्फ अपनी बला टालने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि 15 दिन में आप ऐसा कोई कानून बनाए कि उनको फांसी पे टांग दे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस को चलाया जाए। हमारे यहाँ कोर्ट के क्या हाल है आपको पता है आशीष जी। हम आगे फिर कोर्ट की भी चर्चा करेंगे। तो ये सिर्फ अपनी बला टालने के लिए प्रधानमंत्री के सर पे उन्होंने चिट्ठी लिख के टालने की कोशिश करी जी। सर, इसमें सबूत भी तो नहीं है ना। पहले तो इन्होंने सारी प्लानिंग करी कि सबूत जो है उसको हम नष्ट कर दें। सबूत जब नष्ट हो गए और जब सीबीआई ने अपने स्पेशल इनका स्टेटस रिपोर्ट है उस पे उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया और ये कहा कि इसमें सबूत सारे मिटा दिए गए हैं, इससे ज्यादा सबूत निकालने के कैपेबल नहीं है। तो इसलिए जब ममता बनर्जी ने इस चीज को देख लिया कि सीबीआई को अब रिपोर्ट में जो कुछ भी उन्होंने दिया उनको हाथ नहीं लगेगा इसके अलावा कुछ भी, तो उन्होंने सारा जो चीज है वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया कि अब आप जल्दीबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये इनका एक पूरा साजिश थी इसके ऊपर कि पहले 4 दिन डिले करके, कैसे भी 5 दिन डिले करके वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करो, जितने भी सबूत थे उसको मिटा दो और जब सीबीआई आए तो उसी को घेरने की शुरुआत करने लगो कि आपकी जांच डिले क्यों हो रही है। ये भी एक कारण हो सकता है जी। देखिए, सबसे पहली बात, जो मॉब घुसा था वो किसका था, जिसने अस्पताल में पूरी तोड़फोड़ मचा दी और पुनर्निर्माण का काम इनको करना पड़ा। जो पुनर्निर्माण हुआ उसमें सारे सबूत मिटा दिए गए। अब सीबीआई को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। सीबीआई ने हाथ ऊंचे कर दिए कि हमें कोई ऐसे सबूत मिले नहीं अभी तक, सारे सबूत तो नष्ट कर चुके हैं। और जब लड़की की रिपोर्ट थाने में 10:10 के करीब पहुंची थी, जो एक हम उसको कहते हैं डायरी ऑफ जनरल इंक्वायरी डीजी, उसमें 10 बज के कुछ मिनट की एंट्री है और 14 घंटों बाद रात को 11:15 बजे जाकर उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। पोस्टमार्टम करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? परिवार वालों की अनुमति नहीं ली गई। परिवार वालों को लाश भी 3 घंटे बाद दिखाई गई। वो तो भला एक जूनियर डॉक्टर का जिसने कहा कि ऐसे मामलों में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करी उसकी। अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या सामने आता है क्या नहीं आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल होती है नहीं होती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सारे सबूत तो ये नष्ट कर चुके हैं।
अब कोर्ट कोर्ट का तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट था, बहुत अच्छे डिसीजन दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों तक सोया रहा और जब उनको लगा कि बंगाल सरकार फंसेगी तो सुओ मोटो संज्ञान ले लिया। देश में इतनी बलात्कार की घटनाएं होती है, कहीं होती है, बीजेपी शासित राज्य होते हैं तो वो सुओ मोटो तत्काल ले लेते हैं और बंगाल में उनको जज साहब को इतनी देर लग गई और आज दिन भर उन्होंने क्या किया, सिर्फ टाइम वेस्ट किया। डॉक्टरों की सुरक्षा की बात करी, ये नहीं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ करते, कोई निर्णय लेते कि नहीं बेटियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को कुछ निर्देश देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा ये है कि बलात्कारी को बचाने के लिए 21 बड़े वकीलों की फौज खड़ी करी गई है। ये हमारे देश में बताता है कि हम लोग नैतिक और चारित्रिक रूप से कितने नीचे गिर चुके हैं। हम लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन किस हद तक पहुंच चुका है। आज हर बेटी घर से निकलने से डरने लगी है कि वो घर से निकलेगी तो घर सही सलामत पहुंचेगी कि नहीं। हर माँ को, हर बाप को डर लगने लगा है कि उसकी बेटी का अंजाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और सबसे बड़ी बात है, उस पर बड़ी बेशर्मी से कपिल सिब्बल हंस रहे थे। तब तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई साहब एक लड़की की मौत हुई है, आपको शर्म आना चाहिए कि आप हंस रहे हैं। तो इस देश में जब तक कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील रहेंगे, अपराधी, बलात्कारी, लुटेरे, हत्यारे सब छूटते रहेंगे। सब ये सेटर है, जजों से इनकी सेटिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से इस बच्ची को कोई न्याय मिलेगा। बंगाल अपना वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में चलता, कलकत्ता हाई कोर्ट में चलता तो शायद कुछ निर्णय हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता पे आज आने नहीं दी अभी तक। और सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पे तो कितनी बार क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो उन्होंने लिए थे, इससे भी पहले उन्होंने कहा था कि ये मामला पूरे देश के लिए बहुत गंभीर है, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे। एक आतंकवादी का इन्होंने रात में सुनवाई करी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो वो तो आतंकवादी था, उसके लिए तो आप बैठते हो। इम्पोर्टेंट चीज, जो गुजरात दंगे की केस की मुख्य आरोपी है, जिसने पूरा साजिश रचा था, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरी आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। नहीं भी मिलेगी तो आप वो पहले इंडिया के उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री खैर छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ तीस्ता सेतलवाड़ की। उसके लिए भी रात को कोर्ट खुला था और कोर्ट इसलिए खुला था ताकि उसकी बेल जो है वो आगे बढ़ाई जा सके, वो जेल में समय नहीं बिता सके। तो तीस्ता सेतलवाड़ के लिए आप उसके बेल को एक्सटेंड करने के लिए रात में डिसीजन ले लेते हैं और आपको लगता है कि बंगाल जैसा जो इश्यू है वो पूरे देश के लिए बहुत गंभीर है। इसके बाद भी आप 2 दिन का समय देते हो स्टेटस रिपोर्ट के लिए सीबीआई को। 2 दिन के बाद जब आप वापस उस पर बैठते हो तो दो चीजों पे आपको डिस्कस करना था। पहला चीज करना था उस लड़की के न्याय के लिए। दूसरा करना था कि जो अपराधी, जो बंगाल की जो कानून व्यवस्था थी, उसके ऊपर आपको चर्चा करना था। तो आपने मीडिया के लिए एक हेडलाइन 2 दिन पहले दे दिया था कि ममता सरकार निकम्मी है। आपने ये हेडलाइन दे दिया, सर इन्होंने हेडलाइन दे दिया था। इसके बाद जब आप आज बैठे तो उस हेडलाइन को आप कैसे भूल गए? आपने एक हेडलाइन आज भी दे दिया कि ममता बनर्जी की पुलिस को बुलाइए अगर कपिल सिब्बल को कुछ नहीं पता है। और जब इनका जजमेंट रिपोर्ट आया तो फिर ये सॉफ्ट हो गए, या जो आखिरी में जब जजमेंट रिपोर्ट नहीं, जब फाइनल इनका जो भी डिसीजन था वो आया तो ये सॉफ्ट हो गए। तो ऐसा दोहरा रवैया सर, कोर्ट क्या नेताओं की तरह अब हेडलाइन बनाने का काम कर रही है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि वीआईपी कल्चर से ग्रसित हो गया है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी। वीआईपीज के लिए आधी रात को खुल जाता है। तीस्ता सेतलवाड़ का आपने जो बताया, उनके पिता सॉलिसिटर जनरल है और कई सुप्रीम कोर्ट जजों के बच्चों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज बनवाया है जब कांग्रेस की सरकार। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोती है वो। हाँ, वो उनकी पोती है। तो उन्होंने कई लोगों को मोबिलाइज किया। उन्हीं मोबिलाइज किए गए लोगों के पुत्र और पुत्रियां इस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। और जिस समय तीस्ता सेतलवाड़ की सुनवाई चल रही थी, उस समय 2 जजों की बेंच बैठी थी। दोनों का मत भिन्न था। तो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे हुए नृत्य देख रहे थे, तो वहां उनके पास खबर पहुंची। वहां बैठे बैठे उन्होंने
तत्काल तीसरे जज को इन्वॉल्व करके 3 जजों की बेंच बना दी थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एसी का आसमान टूट रहा था या धरती फट रही थी कि सिस्ता सितलवाड़ का केस अगले दिन ही सुना जा सकता था। और इस बच्ची के रेप के अपराधियों को आप खुली छूट दे रखी है। आपने 5 सितंबर की डेट दे दी है। अब 15 दिन में क्या और बचेगा वहां पे, आप सोच रहे सरकार वेस्ट बंगाल की है। साथ में साथ मुझे केंद्र सरकार पे भी बड़ा गुस्सा आता है कि इनकी अकर्मण्यता के कारण वेस्ट बंगाल में ये स्थिति पे पहुंच गई है। कांग्रेस की सरकार की मैं तारीफ करता हूँ कि वो होती है तो अभी तक 356 लगा के सरकार भंग कर देती, ममता बनर्जी को बर्खास्त कर देती। बीजेपी का मेरे ख्याल से आत्मविश्वास डवाडोल हो गया है 240 सीटें मिलने के बाद के पता नहीं क्या है। 2019 में भी ऐसी हिंसक घटनाएं हुई थी, बलात्कार की घटनाएं हुई थी, 80 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, तब भी कोई संज्ञान, तब तो सुओ मोटो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया था केस का। जब लगा के ममता बनर्जी फंसने लगी है तब सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदा है। आप कलकत्ता हाईकोर्ट के सारे डिसीजन ले लें, इतने कड़े शब्दों में उन्होंने राज्य सरकार की निंदा की है कि अगर कोई शर्मदार होता तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके हट जाता। ममता बनर्जी बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। उन पे अंकुश लगाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अभी डॉक्टरों की सुरक्षा पे दिन भर बहस होती रही। भाई डॉक्टरों की सुरक्षा के बजाय आपने महिलाओं की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा पे कोई डिसीजन नहीं दिया, आपने कोई निर्देश जारी नहीं किया और तारीख पे तारीख की तरह 5 सितंबर दे दिया। आप 2 महीने छुट्टी बिता के आते हैं, नहीं 2 महीने आप छुट्टी बिता के आते हैं, महीना भर कोर्ट चली नहीं है, केस पेंडिंग के पेंडिंग चलते रहते हैं और आप फिर तारीख पे तारीख देते रहते हैं। और फिर अगर कोई आपके खिलाफ बोले, हमारी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे जैसा आप किसी को भी कुछ बोल देते हैं। नुपुर शर्मा के लिए कुछ भी अनाप पारदीवाला और सूर्यकांत ने बोल दिया था, तो अगर कोई बोल देता तो फिर आप उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लगाते हैं? आप किसी को सुनाने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता रखना चाहिए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने जब इससे पहले हियरिंग करी थी इस केस पे, तो इन्होंने कहा था कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप दो चीजें कह रहे हो एक साथ। ये केंद्र सरकार के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पहले दिन के डिसीजन में ये बता दिया था कि वहां की सरकार निकम्मी है। उस वक्त जो वहां के गवर्नर थे वो दिल्ली में थे, और अभी हैं कि नहीं ये पता नहीं, शायद चले गए होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन सिग्नल दिया था केंद्र सरकार को कि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, हमारा एक स्टेटमेंट से आप समझिए हम क्या क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, ऐसा मुंबई केस में ऐसा है, 356 लगाना बड़ा कठिन कर दिया है। बहुत सारे उसमें दिशा निर्देश है, लोगों को पता नहीं, मैंने पढ़े हुए हैं। तो उन सब पर भी अगर वो देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार तत्काल प्रभाव से बर्खास्त की जा सकती है। केंद्र सरकार को इस पर निर्णय ले लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। और अभी तक अकर्म मतलब किन कर्तव्य विमूढ़ जिसको बोलते हैं ना, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह के असमंजस में फंसे हुए हैं। इस असमंजस की स्थिति से इनको बाहर आना पड़ेगा। देखिए ममता बनर्जी तो इतनी प्रेशर में आ गई कि वहां का जो भद्र लोग है जो ममता बनर्जी के साथ है, जो मिडिल क्लास है, वो सड़कों पे आ गया है। महिलाएं सुओ मोटो सड़क पे आई है, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आई है, महिलाएं और डॉक्टर सुओ मोटो हड़ताल पर है। डॉक्टरों से वो कह रहे हैं कि पहले आप हड़ताल खत्म करिए तब हम आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। ये कौन सी बात होगी भाई? आप न्याय देने के लिए बैठे हैं कि अन्याय को बढ़ावा देने के लिए? देखें, अपराधियों का हौसला बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती और केंद्र सरकार इसमें कहीं ना कहीं बहुत ढिलाई बरत रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए इसके लिए। हाँ सर, एक आखिरी चीज इस पे हम डिस्कस करते हैं कि देखिए, इससे पहले भी बंगाल के अंदर कई घटनाएं हुई हैं, और इस बार भी बंगाल के अंदर, सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश के अंदर की सबसे बड़ी घटना है पिछले 10-15 सालों में। अगर आप देखेंगे 15 साल में 2012 में ही वो केस हुआ था। सड़कों पे महिलाएं आ चुकी हैं, पुरुष भी इसका जो विरोध है वो कर रहे हैं। जो वहां का गवर्नमेंट की सर्विस में जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है रेलवे के बाद, वो मानी जाती है मेडिकल सेक्टर। वहां के ज्यादातर जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं वो विरोध में। तो क्या आगे इसका जो असर होगा वो आने वाले इलेक्शन जो भी हो
उस पे पड़ेगा। देखिए, आने वाले इलेक्शन पश्चिम बंगाल में तो 2026 में हाँ है ना? अब इन 2 सालों में क्या होगा, और मुझे लगता है कि वो केंद्र सरकार कदम इसलिए नहीं उठा रही है कि कहीं पासे उलट ना पड़ जाए। ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलेंगी, अगर 6 महीने बाद दोबारा चुनाव कराने होंगे और दोबारा चुनाव में वो ये विक्टिम कार्ड खेल के फिर थम्पिंग मेजॉरिटी से आएगी तो केंद्र सरकार का भी मुँह काला हो जाएगा। शायद इस डर से वो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। चुनावों में निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भद्रलोक और मिडिल क्लास अभी इस समय बड़ा खिलाफ हो गया है ममता बनर्जी के। तो देखिए सर, ये जो जी, सर ये अपॉर्चुनिटी तो बेस्ट है ना कि अभी पूरा माहौल गर्म है, आप अपनी चीजों का बदला भी ले सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से कहें अपनी हार का, ममता बनर्जी से सत्ता भी आप ले सकते हैं। देखिए क्या है कि ये एक अलग चीज है कि बीजेपी के पास एग्रेशन वाले नेता नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी से जब सरकार छीनी गई थी तो ये उनसे ज्यादा हमलावर थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी से भी ज्यादा क्रूर थे, इसलिए इन्होंने सत्ता छीन ली कम्युनिस्ट से, टीएमसी ने। अब टीएमसी से सत्ता छीनने के लिए इनको ज्यादा क्रूर होने की जरूरत है, जो ये नहीं हो पाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठा रहे ये इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में इनका नेता ही नेता है, ज़मीनी कार्यकर्ता बहुत कम है और गुटों में बँटा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी है, दिलीप घोष है, इस तरह के कितने सारे गुटों में बँटा हुआ है। ये सब मिलकर एक हो जाएँ, ज़मीन पे उतरे तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कुछ कर पाएगी। हालाँकि पिछले चुनाव में जो वोटों का अंतर था मात्र 2.5% था। ये 2.5% कोई ऐसा बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है कि जिसको कवर ना किया जा सके। ये 2.5% कवर किया जा सकता, पर बीजेपी को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, खुल के मैदान में आना पड़ेगा। छठे छठा रेत जैसा वो कर रहे हैं आचरण वैसा ही आपको करना पड़ेगा, तब आप मैदान में डटे रह सकते हैं। अदरवाइज आपकी दीवार पीठ से लग जाएगी और आपके पास कुछ बचेगा नहीं। जी। ये? सही कह रहे हैं सर आप। अब सही समय पे इनकी भी आंखें खुले तो सही है, और मौके का फायदा उठाना, वैसे तो कहा जाता था कि बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अब इनको न जाने क्या हुआ है, या शायद कोई ऐसी चीज जो हम लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन जनता तो सब समझती है। सर कंक्लूडिंग कमेंट। कंक्लूडिंग कमेंट यही है कि अब तो लोगों को, जर्मनी में जो मेरियन ने किया था, एक महिला थी, उसकी 7 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और कोर्ट में उस बलात्कारी को उस माँ ने गोली मार दी थी। अब लोगों को यही बचा है कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए हथियार अपने पास रखें और वहीं पे निपटा दें, क्योंकि कोर्ट कुछ करने में सक्षम है नहीं, सरकारें करने में कुछ सक्षम नहीं है, तो फिर अपनी रक्षा हमको खुद करना। अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, आप सही कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए जो आपने बुलाया उसके लिए सर धन्यवाद। एंड आई होप कि नेक्स्ट हम और भी सेशंस ऐसे करते रहेंगे। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम।